जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके जो 25 मई को होने वाला है, उसमें 2 कोचिंग संस्थाओं की मैं टेस्ट सीरीज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस। स्टूडेंट्स, यह आप देखोगे मैंने आपको इसका एक पार्ट नंबर 1 पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है और ये टेस्ट विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 4 है और मैं आपको बता दूं ये ज्योग्राफी पर आधारित है। फुल टेस्ट आपका ज्योग्राफी का है और ख़ास तौर पर इसमें करंट अफेयर भी आपसे पूछा गया है जो लास्ट ईयर चर्चाओं में रहा था। आपको ये टेस्ट सीरीज निःशुल्क में उपलब्ध कराई जा रही है। इसका पार्ट 1 पहला हो गया है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, जो इस क्लासेस को देख रहे हैं, तहे दिल से आपका भी स्वागत है और जो ऑलरेडी पहले से एजुकेशन बायर सिविल सर्विस परिवार के सदस्य हैं उनका भी स्वागत है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, मैं हर क्लास में इस बात को जब बोलता हूँ ये 3 वर्ड जरूर बोलता हूँ, ठीक है। मैं आपसे कोई रुपया नहीं ले रहा, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा। स्टूडेंट्स, अगर आप मार्केट में देखें तो 10,000 रुपये की आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। बच्चे बोलते हैं ना कि सर ऑफलाइन चाहिए। मैं कहता हूँ, देखिए मैं आपके ही बारे में बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आप क्यों 10,000 रुपये देना चाहते हैं। मैं हूँ ना, मैं आपको निःशुल्क में प्रोवाइड करा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में पूर्ण रूप से 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में पूरा टेस्ट कंप्लीट करता हूँ। बच्चे देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूँ, जो अंदर की बात है, जो सत्य है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप टेस्ट देते हैं, देखो इसमें खुद कह रहा है कि 2 आवर है और 200 मार्क्स है। 2 घंटे का आपका टाइम जाता है, ठीक है। 2 घंटे आपको चाहिए टेस्ट को अटैम्प्ट करने। और ये मत समझो ये तो टेस्ट का है, आपको इसमें लगता है 2 पॉइंट, आपका हुए 2.5 घंटे आपको लग जाते हैं, ठीक है, टेस्ट देने में, ठीक है। आपको 2.5 घंटे लगेंगे क्योंकि आप पहले से रेडी भी होगे, सारी चीज़ें करोगे। इट्स क्लियर है नो। फिर उसके बाद आपने 2.5 घंटे में दे दिया है महोदय टेस्ट। मैं आपको एक गुणागरित बता रहा हूँ, जरा इसको समझना और थोड़ा सा सीरियस इस चीज़ को लेना। देखिए कितना बेनिफिट मैं आपका कर रहा हूँ और टाइम कैसे आपका बचा रहा हूँ, उसको भी ज़रा समझना। आपके 2.5 घंटे टेस्ट में चले गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कितने भी आप में से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने भी पढ़ने वाले हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, आप ईमानदारी पूर्वक अगर टेस्ट को सोल्व करेंगे, जब उसका सोल्यूशन आप देखोगे, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं तो 4 घंटे आप टाइम उसमें नेट लोगे ही लोगे। और यदि मान लीजिए आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो आपका 5 घंटे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बहुत जाना ही जाना है आपका 5 घंटे। जब मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मैंने उस स्वयं में मैंने ये चीज़ें अपना अनुभव सोल्व कर रहा हूँ। मैं 17 घंटे 16 घंटे, मेरा 15 घंटे डेली का नेट, 15 घंटे। तो अब तो आप लगा लीजिए इस चीज़ से 15 घंटे मेरा आज भी रहता है, मेरा कल भी था, क्योंकि मेरे को हैबिट हो गई है। तो आप देखिए मैं यहाँ पर कहने का प्रयास जो कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि अगर आप 4 घंटे अगर आप ठीक करते हैं, अच्छे से आपकी पकड़ है शब्दों पर, आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर हैं, आपकी नींव मजबूत है, तो आप 4 घंटे तब लेंगे, अन्यथा अटक जाएंगे। 16वीं वाले क्वेश्चन में, पेपर में, टेस्ट सीरीज में भी ऐसे वर्ड आ जाते हैं, आप अटक जाते हैं वहाँ पर। अब आप लगा लीजिए 2.3, मतलब कि 2.5 घंटे ये लगा लीजिए, तो आपको हो गया 6.5, मतलब कि आपका आप देखोगे 6 घंटे 30 मिनट हो गया। मैं आपसे क्लास लेता हूँ 1 घंटा 25 मिनट समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लेता हूँ, इससे तो नहीं लेता ना, कोई बड़ी क्लास नहीं लेता। तो 3 क्लासें हम लेते हैं आपसे, तो लगभग आप देखोगे 3.5 घंटे में मैं आपका 3.5 में लगभग मैं आपका क्या कर देता हूँ, पूरा टेस्ट एनालिसिस के साथ, और कुछ मैं अपनी तरफ से भी आपको वर्ड देता रहता हूँ, अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। प्यारे बच्चे, मैं आपको एक और बात बता दूं, एजुकेशन बायर आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है और कई चीज़ों पर विचार मंथन भी चल रहा है, ठीक है। और भी कुछ आपके लिए कंटिन्यूसली देता रहेगा। जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आपका पीछे एजुकेशन बायर नहीं छोड़ने वाला है। बट आपकी ये मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स में से और
दबा के पढ़िएगा, ठीक है, जितना हो सके दबा के पढ़िएगा। और मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें समय रहते हुए सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जैसी आपकी नीड रहेगी वैसे मैं आपको चीज़ें उपलब्ध कराता रहूँगा। मेरा उद्देश्य है कि आपको जितना हो सके एजुकेशन में पहुंचा सकूं उन तक जो पैसे की वजह से फाइनेंशियली कॉस्टली नहीं ले सकते हैं। मैं जो रेंट पर रहते हैं, रूम लेकर रहते स्टूडेंट्स हैं, आप देखेंगे 5,000 रुपये बहुत होता है बच्चे स्टूडेंट्स लाइफ में। आप 5,000 रुपये मान लीजिए आप पे कर रहे हैं, ऊपर से 1,000 रुपये लाइब्रेरी का पे कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं 6,000 रुपये आपको नेट चाहिए। और ऊपर से आपसे कहें कि 10,000 की टेस्ट सीरीज लीजिए, मत लीजिएगा, आप मत लीजिएगा। आपको टेस्ट मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। दृष्टि आईएएस के मैंने अब तक 5 टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। टेलीग्राम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन सब के अलावा दृष्टि आईएएस के 2 टेस्ट मैंने करंट अफेयर के करवा दिए हैं, उनकी आपको जो आंसर की है वो भी। सीसैट के 1 टेस्ट मैंने उपलब्ध करा दिया, विजन के आपके 2 टेस्ट उपलब्ध करा दिए। सब टेलीग्राम्स पर आपको पड़ा हुआ है, ले लीजिएगा, वहाँ से जाइएगा, डाउनलोड कीजिएगा। आप चाहते हैं कि बच्चे मुझे ऑफलाइन करना है, तो आप कुछ मत कीजिएगा, आपके पास में प्रिंट आउट की ज़रूर आप देखोगे शो ऑफ होगी, कैफा जिसको बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप फॉर्म फिलअप करवाते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। क्यों मंगवाना है, वहाँ पे जाइएगा, उस पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा, ठीक है। तो पीडीएफ निकाल देते हैं, तो आप वहाँ से उसको निकलवा लें। देखिए आप कितना ही मैं कहूँ आपसे, तो आपका सस्ता ही पड़ेगा, ठीक है। एक टेस्ट मैं अगर ओवरऑल देखूँ तो इसमें ज़्यादा पेपर नहीं होते। मान लीजिए इसमें 67 पेपर हैं। कितने हैं? 67। 2 रुपये का एक पेपर अगर मान लीजिए वो ले रहा है, तो 7 दूनी 14, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 174 रुपये का आपका टेस्ट आ रहा है। अब 174 को आप 30 से कर दीजिए गुणा, जितना भी आएगा आप लगा लीजिए। चलिए मैं सारी गुणा गणित बैठा देता हूँ। सॉरी, 174 को 1 सेकेंड रुकिएगा, आपके सामने ही सारी चीज़ें करते हैं। मैं आपको एक सेटिस्फाई करना चाहता हूँ कि आप क्यों बोलते हैं, ज़रा देखना। 174 30 0 3 चौक 12 2 1 17 51 और 1 52, मतलब कि आपका 5,000 के आसपास का खर्चा आएगा। और मैं कहूँगा इतना भी नहीं आएगा, क्योंकि सब टेस्ट में इतना थोड़ा ही नहीं निकलता है, कम में निकलता है। तो टोटली अगर आप देखेंगे तो आपका पूरे 1 महीने का पूरे टेस्ट सीरीज का कितना खर्चा आ जाएगा? 4,000 का, ऊपर से प्लस एक और 4,000 लगा लीजिए। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे 4,000 2 बार, क्यों? क्योंकि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है और दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज है, ये 2 आपको मिल रही है। और ये ठीक है, तो आप इसमें 8,000 रुपये में 2 टेस्ट सीरीज आप क्या कर देंगे? सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप बेहिचक, ठीक है, जितना हो सके आप देखिए ना, मैं आपके साथ हूँ। और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप कहेंगे वैसे चीज़ें चलती रहेंगी। कई बच्चों का आज मैंने कमेंट्स पढ़ा और मैंने लास्ट क्लासेस में बड़ा अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछे भी, कई 2-3 कई बच्चों ने आप देखोगे एक तरीके से अच्छे से आंसर दिया, लोहा पुरुष पर आंसर दिया। मैं अभी आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मैं 2 मिनट आपके ले रहा हूँ, आपको बता सकूँ कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में मैं आपको देता हूँ। मैं क्योंकि पर्सनली कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर डेली बेसिस पे मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। शाम को मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ आपके, ठीक है। और ये मेरी ड्यूटी भी है, मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट हैं उनका इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। एक मैं नाम यहाँ पर लूँगा, रूबी पवार करके उनका आई थिंक नाम है। तो उनका बहुत ही वो ईमानदारी से बड़े अच्छे से उन्होंने आंसर दिया कि सर मेरे को जो मैपिंग वाला सेक्शन था जापान वाला, होक्केंडो, होन्शु, क्यूशु, शिकाकू, जो उसके आइलैंड हैं वो मुझे नहीं पता थे, मैंने उसको गूगल किया है। बच्चे देखिए, आपने गूगल किया है, बिल्कुल सही है, आपको नहीं पता था, बट जब आपने गूगल किया आपके अंदर एक जिज्ञासा तो आई ना। अब केवल आपने ये सोच लिया आपने जापान गूगल नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना। आपने जापान के साथ साथ बहुत कुछ गूगल किया है, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, केवल होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु नहीं देखा है। आप पढ़ने वाले विद्यार्थी ये आपको दिखाता है। और बच्चे आपको नहीं पता होता है, कीजिए, गूगल कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए, याद कीजिए, आपका माइंड में गया ना तो आपके वो याद हो गया। मेरा मूलभूत उद्देश्य यही रहता है। अन्यथा मुझे पता है मैं बता के निकल लूँ, ठीक है, मैं आपको डिस्कस करके निकल लूँ, मेरा उद्देश्य यही रहता है। खैर, मैंने आपका इतना टाइम ले लिया, लेकिन टाइम ये बहुत ज़रूरी था, ठीक है। चलिए, तो कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही हैं। और ये टेस्ट नंबर मैं आपको फिर से बता दूँ, ये विजन आईएएस का टेस्ट नंबर आपका 4 है और इसका पार्ट नंबर आप देखोगे 2 है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर क्या था? 26 आई थिंक क्वेश्चन था।
26 नंबर आपका क्वेश्चन था जो लास्ट क्लासेस में मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 26 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शंस देखेंगे बाद में। आइए सर क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कई बच्चों ने इसका आंसर दिया है कमेंट्स में और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। इसमें पूछा गया है भारत में सरोगेसी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले में कह रहे हैं कि 25 से 35 वर्ष की आयु की अविवाहित महिला परोपकारी सरोगेसी के उद्देश्य से सरोगेट माँ बन सकती है। ये जो आपसे इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, दूसरे में कह रहे हैं कि सरोगेसी से जन्मे बच्चे को सरोगेट माँ का जैविक बच्चा माना जाता है। जरा समझना, पूछ रहे थे सही 1 B 2 C दोनों, D ना तो एक नहीं तो। आइए एक एक करके आपसे बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चे, आप देखोगे सरोगेसी को लेकर के भारत सरकार 2021 में एक बिल लेकर के आती है, एक अधिनियम बनता है और उसमें कई तरीके से क्या होता है, जो वाणिज्यिक सरोगेसी है उसको रोकने का प्रयास किया गया। भारत एक सरोगेट का आप देखोगे सरोगेसी माताओं का, सरोगेट मदर्स का हब बन चुका था पूरी दुनिया में। भारत सरकार ने इसको समय रहते हुए कंट्रोल किया और आज आप देखोगे बहुत ही अधिक मात्रा में इसको कंट्रोल कर लिया है। आज इसमें परोपकारी सरोगेट को आप देखोगे अनुमति दे दी गई है। हालांकि इन सब के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी जो विनियमन नियम था ये 2022 में भी लेकर के आए और उसमें संशोधन करते हुए इन्होंने कहा 2024 को अधिसूचित कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये कब कर दिया, 2024 को इन्होंने अधिसूचित किया और कहा कि दाता मतलब युग्म का उपयोग करके सरोगेट की अनुमति देते हैं तो ऐसे तभी किया जा सकता है जब जिला मेडिकल्स बोर्ड का प्रमाणित करता है। यहाँ पर इच्छा दंपत्ति पति पत्नी का कोई भी इसमें चिकित्सा पीड़ित के लिए नहीं होगा। अगर आप इसमें पहले स्टेटमेंट को देखें, पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है ये कह रहा है कि अविवाहित महिलाओं की बात कर रहा है और 25 से 35 वर्ष की बात कर रहा है। मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूं बच्चे, यहाँ पर केवल विवाहित महिलाएं हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। जो मैरिड वुमेन है केवल वही सरोगेट माँ बन सकती हैं, अविवाहित महिला कभी भी सरोगेट के आप देखोगे ये काम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। ठीक है, तो पहली बात ये वाणिज्यिक नहीं है, परोपकारी से है, परोपकारी से है। ठीक है, ये परोपकारी की भावना से होता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जैविक जीन नहीं, उनका जैविक बच्चा ये नहीं माना जाता है। आपको बता दें कि सरोगेट से जन्मे बच्चे को इच्छुक दंपत्ति का, इच्छुक महिला का जैविक बच्चा माना जाता है और वह प्राकृतिक बच्चे के उपलब्ध सभी अधिकारों और विशेष अधिकारों का हक होता है। तो इसलिए दूसरा भी इसमें क्या है, गलत है। इसमें आप देखोगे जन्मे बच्चे को जैविक बच्चा नहीं माना जाता है। इच्छुक बच्चा अगर वो चाहे तो दंपत्ति का होता है। ठीक है, जो सरोगेट माता के नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, वो दूसरे का होता है जो इस बात को कर रहा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, दोनों बातें गलत हो जाएंगी, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे बच्चे क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, तो मैं एक एक स्टेटमेंट की तरफ बढ़ूंगा, थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी और बेटर तरीके से हो सके। आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल अच्छे से हो रहा होगा। एक एक ऑप्शन पढ़ते चलेंगे। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहंत नगरीय वस्तुओं का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, मतलब कि सहंत जो नगरियाँ होती हैं उनके बारे में, वस्तुओं के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, मकान एक दूसरे के समीप होते हैं जिससे एक गुच्छित या फिर केंद्रीय बिंदु का निर्माण होता है जो सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और सामाजिक संपर्क को सुविधाजनक बनाते हैं। ये मुद्दे बाधा पैदा कर देता है। सच्चाई तो ये है इसकी, ये बाधा पैदा कर देता है, ये तो गलत है। दूसरे में कह रहे हैं आपसे, मकान विस्तृत क्षेत्र में प्राय कृषि भूदृश्य में फैले होते हैं और व्यक्तिगत घरों को अधिक गोपनीयता और पर्सनल स्पेस प्रदान करते हैं। ये भी आप देखोगे गलत बोल रहा है। शी में कह रहे हैं कि इमारतों के बीच की दूरी अत्यंत कम होने के साथ उच्च जनसंख्या घनत्व सेवाओं, बाजारों और सुविधाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। यही बात आपकी सही है। आप अगर शहर में रह रहे होंगे तो इस बात को आप ओबियसली आप इस बात को स्वयं अज्यूम भी कर रहे होंगे कि जब इमारतों के बीच की बात आती है तो उसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी गली है। मैंने मुखर्जी नगर बहुत अच्छे से देखा है,
मुखर्जी नगर में मैं रहा हूँ तो मुझे मालूम है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, ठीक है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। इन सब के अलावा वहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व है। शाम को मुखर्जी नगर में एक तरीके से स्टूडेंट्स का, बच्चों का मेला लगता है। मेला इन द सेंस कि बहुत बच्चे एकत्रित होते हैं। जनघनत्व है और सेवाओं, बाजारों और सुविधाओं तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करते हैं। ये बात एकदम सही है। यहाँ पर कई सुविधाएं आपको, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, ये बात आपको देखने के लिए मिलेगी। डी में कह रहे हैं आपसे कि इमारतें दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। ऐसा नहीं है, दूर दूर तक नहीं होती हैं। ये एक तरीके से यहाँ से इमारत बनी, अब ये चली जाएगी ऊंचाई तक, ऐसे इसकी एक सीमा होगी, ये इमारत खड़ी होगी। एक इमारत इसी की साइड में ये खड़ी होगी, मान लीजिए इससे ऊंची निकल गई, ये टावर सा बन गया और कुछ इसमें नक्शा मान लीजिए, ये ऐसे इस तरीके से इमारतें होती हैं सिटी वाले रीजन में। आई होप आपने सभी ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है और देखा भी है। तो क्या कह रहे हैं आपसे कि इमारतें दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, जिसमें कम घनत्व और एकल परिवार वाले मकान होते हैं, तथा इनमें भूमि के बड़े भूखंड होते हैं जो कि निवासियों को अधिक स्थान और उपनगरीकरण जीवन शैली प्रदान करते हैं। ऐसा कदापि नहीं है। अगर आप स्टेटमेंट तीसरे को पढ़ें तो ये खास तौर पर आपको चीज़ें डिफाइन करने का प्रयास करता है, क्योंकि ग्रामीण बस्तियों की बात कर लें और ख़ास तौर पर आप देखोगे शहरी बस्तियों की बात कर लें तो दोनों में आपको अंतर देखने के लिए मिलता है। चलिए, तो ग्रामीण बस्तियां एक तरीके से सेशंस बस्तियां हैं। ये मकान एक दूसरे के समीप होते हैं, जिससे एक गुच्छित या केंद्र बिंदु भी बन जाता है। प्राय किसी भी केंद्र जैसे बाजार, धार्मिक संरचना, केंद्रीय चौराहे आसपास में संगठित होते हैं और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है, सामाजिक संपर्क को सुविधाजनक बनाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको ये देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखिए क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, ठीक है। समझना जरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जनगणना 2011 के अनुसार समग्र लिंग अनुपात जनगणना 2001 के आंकड़ों की तुलना में अधिक होने की प्रवृत्ति दर्शाता है। दूसरे में कह रहे हैं कि जनगणना 2001 के आंकड़ों की तुलना में जनगणना 2011 में बाल लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आइए देखिए, पहला स्टेटमेंट करा है कि जो जनगणना 2011 की हुई थी, अगर आप उसको समग्रता में देखें और वहाँ में लिंग अनुपात देखें तो 2001 के आंकड़ों की तुलना में ये अधिक प्रवृत्ति को दर्शाने का काम करता है। और इसी के आंकड़ों से तो आप कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो आपको मिलेगा, गैप जो ज़्यादा कहाँ पर है, वो H4 HR हरियाणा में आपको है। और पीसीएस ने ये क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस ने पूछा है, यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा, वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आर्थिक स्थिति में तो सक्षम है परंतु लिंग अनुपात में बहुत निम्न स्थान पर आता है, तो ये पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट देखोगे ये एकदम सही है, क्योंकि अगर जनसंख्या के अनुपात को अगर आप जानें तो यहाँ पर 1000 अगर आप देखें तो कितने का था, 1000 अनुपात 943, कितना था, 1000 अनुपात 943 था, ठीक है, जो कि 2001 में था। वहीं बढ़ के 2011 की बात कर लें तो ये 1000 पुरुष थे, तो इसमें 933 इसमें समथिंग वुमेन थी। अगर आप देखें तो ये 2011 का है, ये 2011 का है ऊपर वाला, और ये जो है नीचे वाला, ठीक है, ये 2001 का है, ठीक है। तो ये जो ए नंबर हम बना रहे हैं जिस पे, ये आपका 2011 का है और ये बी नंबर वाला 2001 का है। तो इसमें क्या है ना, प्रवृत्ति बढ़ी, बिल्कुल देखियो आप देखो इसमें हुई कि नहीं, यहाँ पर 33 है और यहाँ पर 43, मतलब कि 10 का रेशियो का अंतर आया। तो यहाँ पर आप कहोगे पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत, सॉरी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत नहीं है, सही हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में कह रहे हैं कि जनगणना 2001 के आंकड़ों की तुलना में जनगणना 2011 में लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। सुधार कहाँ से हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखोगे लिंग अनुपात बड़ा नीचे चला गया। देखो एक तरफ तो आप पाते हैं कि लिंग अनुपात की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर मैं कहूँ आपसे केरल,
अगर आप केरला की बात करते हो तो यहाँ पर 1000 समथिंग 1084 के आसपास पहुँचा था। ठीक है, ये कौन थे? मेल थे। और वहीं अगर हम देखें इसमें 1084 कौन थे? यहाँ पर आप देखोगे लिंगानुपात केरल का है ये। वहीं अगर हम देखें ये सॉरी फमेल का है, ठीक है, फमेल का है, वुमेन का है। वहीं अगर मेल की बात कर लें, वहीं हम हरियाणा में देखें तो हरियाणा में कितना पहुंचा था? ये 879 पहुंचा था, 879, 879। जरा देखिए कितना इसमें अंतर है। तो यहाँ पर तो गैप बड़ा है महोदय, और यही वो स्टेट है जहाँ पर लिंगानुपात सबसे हालत गंभीर है और डगमगाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे दूसरा इसका गलत है, पहला स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपसे पूछा है सही, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। बाल लिंगानुपात के आप देखोगे 0 से 6 वर्ष की आयु के प्रति 1000 बालकों पे बालिकाओं की संख्या को परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? टेस्ट सीरीज अगर आपको वास्तव में बेनिफिट दे रही है, मेरे कहने से नहीं, आप स्वयं कमेंट्स करें, बच्चों को स्वयं बताएं कि हाँ आपको ये वास्तव में इसके बेनिफिट मिल रहे हैं। तो आवश्यक रूप से बताएं बच्चे, आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताया करिए। ठीक है, चलिए, लेकिन सपोर्ट भी करते रहिएगा। ठीक है, आपसे कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, मस्त एकदम पढ़िएगा। टेस्ट सीरीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, ये मेरा काम है। बस आपको वीडियो जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, जितना आपका मन है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहे हैं परमाणु ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब परमाणु ईंधन के बारे में पूछा गया है और 4 स्टेटमेंट है। अगर आपने किसी भी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को समझा, अब देखो यहाँ पर एलिमेंट मेथड तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूछा ना कितने सही हैं, कितने मतलब कि पेयर वाला क्वेश्चन है, बस उसमें बताना है केवल 1 2 3 ऐसे। ठीक, तो पहले में कह रहे हैं कि भूपर्पटी में यूरेनियम थोरियम की तुलना में अधिक पाया जाता है। मतलब कि जो भूपर्पटी होती है वहाँ पर जो आपका यूरेनियम है वो थोरियम की तुलना में अधिक पाया जाता है। दूसरे में कह रहे हैं कि सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है तथा उसके पश्चात झारखंड का स्थान आता है। ऐसी ये बात कह रहे हैं यहाँ पे। क्या ये वाली बात सही है महोदय? तीसरे में कह रहे हैं आपसे भारत में यूरेनियम के भंडार थोरियम से अधिक पाए गए हैं। क्या ये भी बात ठीक है कि भारत में यूरेनियम के भंडार ज़्यादा हैं और थोरियम के भंडार कम हैं? चौथे में कह रहे हैं भारत में मोनोजाइट रेत के सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज आपको करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखोगे ऑब्वियसली पूछा गया है। तो ये क्योंकि जो आपने मोनोजाइट रेत पूछी है ना, ये 2000 अगर मैं सही पहुँच पा रहा हूँ तो 23 के प्रीलिम्स में ये यूपीएससी ने स्वयं क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दृष्टि हो या फिर विजन आईएएस हो, टेस्ट सीरीज दोनों अच्छी हैं। और यहाँ पर ये जान पूछ के ऐसे क्वेश्चन रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता तो चले कि हम जो पूछ रहे हैं वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हमारा महत्व क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं सही पूछा है, कितने सही हैं? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट को समझते हैं सर। ये कह रहे हैं कि जो भूपर्पटी में जो यूरेनियम है वो थोरियम की तुलना में अधिक पाया जाता है। ये गलत है। भारत में अगर आप देखोगे, हालांकि जो परमाणु ऊर्जा एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा के रूप में इसको जाना जाता है, भूपर्पटी में थोरियम जो है आप देखोगे यूरेनियम की तुलना में अधिक पाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो और कुल थोरियम भंडार का यूरेनियम भंडारों की तुलना में कितना अधिक है? आपको मैं एक और बात बता दूं, कुछ डाटा है 3.5, ठीक है, गुना अधिक है। ठीक है, इतना अधिक है 3.5। कौन है आपका? आपका है थोरियम। किससे? यूरेनियम से। ठीक है, तो पहला तो हुआ गलत। दूसरे में कह रहे हैं कि सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश अग्रणी, उसके पश्चात झारखंड का नाम आता है। ये बात एकदम सही हो जाएगी, इसमें कोई दो राय ग्रह नहीं है। आपको बता दें कि 2013 में भारत के पास 1,86,653 टन यूरेनियम, आप देखोगे थुरेनियम के भंडार थे, यूरेनियम के भंडार थे। आंध्र प्रदेश के पश्चात झारखंड, मेघालय और सबसे बड़े यूरेनियम वाले राज्यों में ये शामिल थे। ठीक है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। तो दूसरा वाला आपका सही है। तीसरे की बात कर लें, भारत में यूरेनियम के भंडार थोरियम के भंडार से अधिक पाए जाते हैं। ये गलत है। भारत में थोरियम के भंडार ज़्यादा पाए जाते हैं और हम तो यूरेनियम क्या है आप देखोगे इंपोर्ट करते हैं ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूरेनियम के भंडार लगभग आप देखोगे लगभग 1,02,000 1,00,000
समथिंग 1,26,100 के आसपास है, 2,600 के आसपास आपको यहाँ पर यूरेनियम मिलेगा, और थोरियम के भंडार लगभग 3 लाख के आसपास है। ठीक है, तो कहाँ पर 1 लाख, ठीक है, ये 1 लाख यूटी है यूरेनियम, और जो थोरियम है ये 3 लाख आप देखोगे थोरियम है, तो टी एच कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा कितना गुना है, तो इसका 3 गुना है, तो आपका हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। वहीं चौथे स्टेटमेंट को देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत में मोनोजाइट रेत सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि ओडिशा में अगर हम देखें तो ये जो मोनोजाइट है, ठीक है, इसको मिलियन टन के रूप में आप मापते हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट कितनी है, अगर हम ओडिशा की बात कर ले, मैं एक डाटा आपको देना चाहता हूँ, नोट डाउन भी करते रहिएगा। देखिए अगर आप देखें ओडिशा में, तो ओडिशा में मोनोजाइट है 2.81 मिलियन। ठीक है, वहीं अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में एडीपी, तो आंध्र प्रदेश में देखें तो 3.72 मिलियन है। उसके अलावा तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में आपकी कितनी है, 2.46, कितना है, 2.46 मिलियन। इन सब के अलावा केरल की बात कर लें तो केरल में आपको मिलेगा 1.90। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो इसको भी ज़रा देखिएगा, इसमें मिलता है 1.22 मिलियन। इन सब के अलावा झारखंड, JH कर लेते हैं, झारखंड में आपको मिलता है 0.22 मिलियन। और एक और आता है, अगर टोटल ओवरऑल देखेंगे तो कुल भारत में कितना मिलता है, अगर टोटल का देखें तो ये मिलता है आपको 11.9 मिलियन। तो इतने के आसपास आपको भारत में क्या है, मोनोजाइट का देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चे। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका चौथा सही है, ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, तो कितने सही हो गए, तो यहाँ पर सही हो जाते हैं आपके 2, केवल आप देखोगे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कमेंट्स करके बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों से जो अधिकतर क्वेश्चन देते हैं, मुझे उनके नाम भी समथिंग याद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है कि हाल ही के दिनों में करंट से क्वेश्चन है, किस देश में, मैं लिख देता हूँ, किस देश में सबसे अधिक, किस देश में सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है किस में पाए जाते हैं, ऑप्शंस भी दे लीजिएगा, USA, B ऑस्ट्रेलिया, C कनाडा, और D इंडिया। इन्हीं में से आपको बताना है। ठीक है, और जिस स्टूडेंट्स का करंट थोड़ा सा अच्छा होगा तो इसका आंसर आई होप आप आवश्यक रूप दें। मैं फिर से बोल देता हूँ, किस देश में सबसे अधिक यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर A USA, B ऑस्ट्रेलिया, C कनाडा और D इंडिया। ठीक है, तो इसका भी आंसर मुझे चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर बताए तो ठीक है, आप अच्छे से इसका आंसर बताएं। ठीक है, ना कि केवल ये बता दें कि ऑप्शन A या फिर B। ठीक है, सॉरी मेरे को कोल्ड हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। पहले क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस इसके बाद में। देखिए क्वेश्चन है, भारत में भू उपयोग संवर्गों में हुए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला ये कह रहे हैं 1950 और 2014 के कुल बीज कुल भूमि क्षेत्र में वन क्षेत्र प्रतिशत में वृद्धि हुई। क्या ऐसा देखने के लिए मिला है कि 1950 से 2014 के बीच में जो कुल भूमि क्षेत्र में वन जो क्षेत्र प्रतिशत थी उसमें वृद्धि हुई कि नहीं। दूसरे में कह रहे हैं 1950 और 2014 के बीच निवल बोए गए क्षेत्र प्रतिशत में कमी हुई है। मतलब कि जो आप देखोगे क्रॉप्स है बोया जाता है तो उसमें क्या कमी हुई है या वृद्धि, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो
ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। देखिए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर हम देखें 1950 से 2014 के बीच में कुल भूमि क्षेत्र में अगर हम वन की बात कर लें तो इसमें खास तौर पर क्या थी, वृद्धि हुई थी। जब भारत देश आज़ाद हुआ, अगर आप उस टाइम पीरियड्स को अगर देखते हैं, ठीक है, 1951-52 की बात करते हैं, ठीक है, 50-51 की बात करते हैं और 2013-14 की बात करते हैं, 14-15 की बात करते हैं, तो दोनों में आपको फाइनली डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ 1950 का अगर नेट देखें तो 1950 का नेट देखें तो ये था 41, सॉरी, अगर आप देखें नेट देखें इसका 1950 का अगर नेट देखें तो आप कहोगे 1950 का है आपका 41.7, ठीक है, इतना है जो नेट एरिया 1950 का है। वहीं 2014 की बात कर लें तो 2014 का जो नेट एरिया है वो है आपका 45.5, ये एरिया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, वृद्धि आपको मिल रही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि ये कह रहे हैं 1950 से 2014 के बीच में निवल बोए गए क्षेत्र में प्रतिशत में कमी हुई है। नहीं महोदय, कमी नहीं हुई है, इसमें आपको क्या है देखने के लिए मिलेगी वृद्धि। इसमें खास तौर पर वृद्धि मिलती है क्योंकि निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि आपको देखने के लिए मिली है। कई ऐसे कारण हैं जैसे लगातार ग्लोबल वार्मिंग का होना और या फिर सरकार का इस पर एक्टिव होना, पूरे विश्व का एक साथ आना, तो इसका एक बड़ा रीज़न माना जाता है। तो आप देखोगे इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक इसका ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट है, पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों में से कितने, ठीक है, गोदावरी नदी वेशीन के अंतर्गत आते हैं। केवल एक, बी केवल दो, सी केवल 3 और डी सभी 4। आई होप आपने गोदावरी वेशीन तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये तो आप लोग सभी पढ़ते हैं ना। चलिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन मैं आपको एक मैप दिखा करके चीज़ें बता देता हूँ। ये इंडिया का मैप है, अजूम कीजिए। देखिए मैंने कितने अच्छे से यहाँ से रखा और यहाँ ऐसे उठा कर ये लो बन गया, ठीक है। अब जरा आपसे मैं पूछूं, जो गोदावरी रिवर है वो कहाँ पर बहती है। अगर आप साउथ में जाओगे और नदियों की बात करोगे जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, ये बेगोई, अगर आप इन सब की बात करते हो तो ये कहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले आपको मिलता है गोदावरी, यहाँ पर निकलती है गोदावरी, ये ऐसे गोदावरी चली गई। सॉरी एक सेकंड, थोड़ा नीचे चला गया, एक सेकंड रखिएगा। ये यहाँ से निकलती है ऐसे, ये गोदावरी, फिर इसके नीचे आती है कृष्णा, फिर आती है नीचे कावेरी, ये ऐसे घूम के आती है थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से चलती है। अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स के नाम दे के रखे हैं जैसे मध्य प्रदेश में। एक डिफरेंस आपसे कलर ले लेता हूँ ताकि आपको विजुअलिटी और अच्छे से समझा सकूँ। देखिए मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करना नहीं, मेरा उद्देश्य आपका रिवाइज बन सके, आपकी एक मेमोरी, एक आपके मेमोरी मस्तिष्क में जा सके, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर देखें, पहला है ये है मध्य प्रदेश। देखो एमपी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश आपको यहाँ मिलेगा, ये इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश है तो यहाँ पर भी है। फिर कह रहे हैं छत्तीसगढ़, बिल्कुल सर छत्तीसगढ़ इसी से सटा हुआ है, ये ऐसे लटका हुआ एक स्टेट है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ भी है। ये कह रहे हैं कर्नाटक। अब देखो ये जो रीजन है यहाँ, ये जो उत्पत्ति और इसका जो विकास हो रहा है ये कर्नाटक के रीजन से होता है। फिर ये कह रहे हैं उड़ीसा, ये जो यहाँ पर आप टिल्ट वाला एरिया देख रहे हैं ये उड़ीसा से। तो इन चारों से होकर के ये नदी वेशीन आपको देखने के लिए मिलता है। नदी वेशीन का मतलब क्या होता है बच्चे, एक तो नदी ये बह रही है, एक तो ये नदी बह रही है, ठीक है, इसमें कुछ इसकी सहायक नदियाँ भी आकर के अपना जल गिरा रही हैं। अब ये जो सहायक नदियाँ इसमें जल आकर के गिरा रही हैं, अब ये जो रीजन बना इतना, समझ पा रहे हैं, ये पूरा नदी क्या हो गया, आप देखोगे नदी बेशीन हो गया, ठीक है, यही आपका नदी वेशीन हो जाता है। इट्स क्लियर है नो, तो इसको ही नदी वेशीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूछ लेता केवल कि गोदावरी नदी, ठीक है, कितने राज्यों से होकर जाती है, तो थोड़ा सा इसने पूरा बेसिन पूछा है तो ये थोड़ा सा ब्रॉड स्तर पर आपसे पूछ रहा है कि कुछ पढ़े हुए हो या ऐसी बस चल दिए। तो यहाँ पर आप देखोगे सभी चारों सही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपने इस बात से एग्री किया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। ये अपनी हॉबी में इसको लाइएगा, अपनी स्टडी में इस चीज़ को, इस व्यवहार को लाने का प्रयास तो कीजिएगा ना, तब तो आप ऐसे मैपिंग के क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे, अन्यथा फिर आप गलत करोगे। देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है रेलवे जोन है, मुख्यालय। ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं क्या कर देगा, कठिन महसूस होगा, बट फिर भी आप पाओगे कि ऐसा क्वेश्चन आपको आना चाहिए और बिल्कुल आपको करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि रेलवे जोन के बारे में। देखो, ये कह रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल दिल्ली में है क्या, दूसरे में कह रहे हैं साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद में है क्या, और ईस्ट सेंट्रल कोलकाता, कितने सही सुमेलित है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है कि इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। देखो, अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करें, जो आपका ईस्ट सेंट्रल है, पहले तो इसको देखो, ईस्ट जो सेंट्रल है ये कोलकाता में नहीं है, फिर कहाँ पर है, ये है आपका हाजीपुर में, हाजीपुर में है आपका कौन सा, ईस्ट सेंट्रल, तो तीसरा आपका गलत है। वहीं नॉर्थ सेंट्रल की बात कर लें तो नॉर्थ सेंट्रल आपका, आप देखोगे ये दिल्ली में ना होकर के ये आपका इलाहाबाद में है। कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है, इलाहाबाद में है। वहीं जो साउथ सेंट्रल है ये सिकंदराबाद में है, ये दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है। पूछा कितने सही हैं, कितने मतलब कि इनमें कितने सही हैं, तो आपको इसमें केवल एक ही सही बैठ रहा है और दो गलत हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले केवल सेंट्रल तो आप कहोगे मुंबई है, ईस्टर्न पूछ ले तो कोलकाता है, ईस्टर्न कोस्ट पूछ ले भुवनेश्वर है, एक और आपसे पूछता है नॉर्थ सेंट्रल तो इलाहाबाद आप बताओगे। ठीक है, और सदर्न आपसे पूछ ले तो चेन्नई बता दोगे, नॉर्थ वेस्टर्न पूछेगा तो जयपुर बताओगे, साउथ ईस्टर्न पूछेगा तो कोलकाता है। इन सब के अलावा आपसे पूछ ले कि वेस्टर्न तो मुंबई जिसमें चर्च गेट है, और वेस्ट सेंट्रल पूछ ले तो जबलपुर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। आइए एक एक करके बात करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन, आई होप आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है और मेरी वॉइस भी आपको ऑडिबल हो रही है। ठीक है, चलिए। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ा, हेल्थ आपको पता ही है कि मेरे को कोल्ड हो रहा है, 2 बार मेरे को छींक आ चुका है, बट मैं क्लास लूँगा। देखिए, पत्तन के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। पत्तन जानते हैं कुछ बच्चे, सॉरी जो बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, आप मेरे प्यारे बच्चे बहन भाई जो हैं कुछ नहीं जानते हैं पत्तन, मैं आपको एक मोटा ओवरऑल बता देता हूँ। देखिए, ये जो पोर्ट होते हैं यहाँ, जैसे भारत का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कौन सा है, JNPT है। कौन है, JNPT, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है आपका, टर्मिनल पोर्ट है, ये सबसे बड़ा है मुंबई में। ठीक है, तो पोर्ट है शिप जहाँ पर खड़े होते हैं जहाज। ठीक है, तो देखो इसमें पहले स्टेटमेंट को देखिए, कह रहे हैं पोर्ट ऑफ कॉल मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र है जहाँ जहाज़ों को ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री के लिए लंगर डाला जाता है। ठीक है, पहले में इस बात को कह रहे हैं। दूसरे में आपसे कह रहे हैं कि पेकेंट स्टेशन फरी पत्तन है जो कि जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। तीसरे में कह रहे हैं कि जो आपके आत्रपोपत्तन एक तरण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है, या फिर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो, पहला वाला स्टेटमेंट को अगर आप समझें तो भारत में टोटल, अगर प्रमुख पोर्टों की बात कर लें तो भारत में टोटल जो पोर्ट है भारत में 12 हैं। ये आपका होमवर्क है, एक बार गूगल कर लीजिएगा, आप डालिएगा गूगल पे इंडियाज़ इम्पोर्टेंट्स पोर्ट्स। ठीक है, आप ये डाल दीजिएगा तो वो पूरा दे देगा। यूपीएससी डालना है यूपीएससी डाल दीजिएगा, हिंदी डालना जो भी, ठीक है, आप ऐसे बोल दीजिएगा। हिंदी वाले बस माइक पे दबाइएगा और बोलिएगा भारत के मुख्य पत्तन कौन से हैं, आ जाएगा गूगल पे। ठीक है, ये आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, एक बार उसको बस पढ़ लें। ठीक है, उसको बस पढ़ लें एक बार, और ऐसे नहीं पढ़ना है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप उसको पढ़ें तो उसका मैपिंग आवश्यक रूप से अपने सामने रखें। आपके पास में एटलस तो होगा ही ना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एटलस सभी के पास में होता है, और यदि किसी के पास में नहीं है
तो गूगल कर लेगा, नहीं तो मैं उसके घर एटलस भिजवा दूंगा, बस आप मेरे को एड्रेस दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखो पहले में अगर हम देखें, पहले अगर पट्टन की बात कर लें, अगर मैं आपको गिना देता हूँ फिर भी थोड़ा सा, ताकि आपको कुछ प्रमुख जो 12 हैं, कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू नेहरू जिसको नेहवा शेवा भी कहते हैं, मोरमुगुआ, न्यू, मंगलोर, कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, ये इसके अंतर्गत शामिल है। यही भारत का लगभग 95 से 70% तक चीज़ें, कितना 95 से आप देखोगे 70% तक जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इन्हीं पोर्ट से होता है। अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट एकदम आपका सही है। जो पहला स्टेटमेंट है बच्चे, ये एकदम आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगापुर के अच्छे उदाहरणों में से एक माना जाता है, भारत का एक पोर्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक शब्द है, मेरे को एक शब्द आपको बताना है। एक शब्द यहाँ पर बच्चे ये है, ईंधन भरने और जल भरने। अब कई बच्चे यहाँ पर चकित रह गए होंगे कि सर जल भरा जाएगा क्या, जहाज में जल भरा जाता है? बिल्कुल बच्चे, देखो जो शिप होता है, मैं आपको बता दूं, उसमें नीचे का जो एरिया होता है जितना डूबा हुआ है, आई थिंक मेरे से बोट बनेगा कि नहीं बनेगा, आई डोंट नो, मैं कभी पहले बना लेता था बट अब नहीं बनता है। देखो बना तो जो भी बना, खैर अब ये जो भी बना है, मजाक नहीं बनाने, हंसना नहीं है एकदम किसी को भी। अब ये मान लीजिए शिप है, 1 सेकेंड रुकिएगा, बना ही देते हैं। ये शिप है मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो एरिया नीचे वाला है ये ओशन के अंदर डूबा हुआ है, ये एरिया इतना ओशन के अंदर डूबा हुआ है। ये बच्चे ये जो एरिया डूबा हुआ है इसके अंदर क्या करते हैं, आप देखोगे इसके अंदर जल भर देते हैं। क्यों? क्योंकि जल इसलिए भर दिया जाता है ताकि अगर सुनामी आए, ज्वार भाटा आए, टाइड इब आए, तो ये बैलेंस बना रहे, उसमें जो पानी है वो पानी के साथ इस तरीके से हिल डुल जाए। ठीक है, तो उससे ये कहे पलटने के चांसेस इसके कम हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें पानी भरा जाता है शिप में। और जहाँ पर जाकर के ये पोर्ट खाली होगा, जहाँ पर रुकेगा, जिस देश के लिए जा रहा है, वहाँ पर जाकर के इसका पानी निकाल दिया जाता है। तो जब पानी आपने पोर्ट के अंदर भरा, नीचे उसके जो टैंक था, जो मैंने अभी आपको चित्र बनाया, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में छोटी जलीय मछलियाँ भी, जैसे आपने मान लीजिए JNPT से भरा, ठीक है, अरब सागर से, और आपको जाना है कहाँ, यूरोप में। मान लीजिए आपको यूरोप में जाना है, वॉशिंगटन DC जाना है, कैलिफोर्निया जाना है, कहीं भी आपको जाना है मान लीजिए, ठीक है, सिर्फ वो जाना है आपका माल उससे, तो यूरोप में आप माल लेके चले गए। अब यूरोप में आप माल लेके तो चले गए, लेकिन यहाँ का पानी वहाँ ले गए, ये भी ध्यान रखना, आपको वो पानी वहाँ निकालना है। और वहाँ से अब क्या है, यहाँ का जो इकोसिस्टम है, यहाँ की जो मछलियाँ हैं, वो मछली वहाँ चली गई आर्कटिक रीजन में। मान लीजिए अगर आप डेनमार्क चले गए तो, ठीक है, तो उस स्थिति में आप पा रहे हैं, फिर वहाँ से पानी आप भरोगे आर्कटिक सी का, फिर छोड़ लो अरब सागर में आके, तो यहाँ से क्या है, आप देख रहे हो बड़ी मछली छोटी मछली किस तरीके से यहाँ पर ओशन के अंदर क्या है, ह्यूमन की गतिविधि के कारण जो यहाँ का इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट से, ये भी क्षति होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हालांकि मेरे को क्लिक कर गया, वो सब चलती रहती है, मैं कुछ चीज़ें तो जानबूझ के नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर क्लास बहुत डेप्थ में चली जाती है। और ये PT जो प्रीलिम्स की क्लास होती है, खासतौर पर ये जो टेस्ट सीरीज है, इसमें इन डेप्थ में जाने का इतना बड़ा औचित्य नहीं निकलता है। इसका एक ओवरव्यू रखा जाता है कि आपने ऑलरेडी पहले से रिवाइज किया होगा, और कुछ कमी है तो उसको हम बूस्ट कर देंगे, हम सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। तो इसमें तीनों बातें क्या हो जाएंगी, आपकी सही हो जाएंगी। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं ताकि आपको विजिबिलिटी और अच्छे से हो सके। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, मतलब कि GPEC के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 स्टेटमेंट है। पहला, इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, मतलब कि GVF के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। दूसरे में कह रहे हैं यह मुख्य रूप से इंडेंजर प्रजातियों के लिए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 नहीं 2। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। आपको जो पसंद है वही बात कहेंगे, आप कहो दिन तो हम दिन को रात कहेंगे, ठीक है। चलिए वही वाली बात है बच्चे। देखिए क्या पूछे आपसे, कुछ बच्चों को समझ में आया है और कुछ को नहीं आया है। जिसको नहीं आया वो हाथ ऊपर करें और अपने ही कमरे के अंदर एक टांग उठा लें और चील या फिर बत्तख बन जाए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। आइए देखिए, कह रहा है ग्लोबल पार्टनरशिप
ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, मतलब कि आपसे पूछा है जीपीसीई के बारे में। देखो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट को जरा समझना। ये कह रहे हैं इसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क मतलब कि GVF का एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। क्या ऐसा है? क्या ऐसा आपको लगता है? देखो वन्यजीव प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन पक्षियों के लिए चौदवा किया गया था, जिसको CMS COP14 हम कहते हैं, ठीक है, ये हम इसको कहते हैं। और ये जो हुआ था, ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर हुआ था? उज्बेकिस्तान में। आपको UZ लिख सकते हैं, उज्बेकिस लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको लिखेंगे उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में ये हुआ था और उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। और इस बैठक के दौरान क्या हुआ? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया था, ना कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है, ना कि इसके तहत। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है आपका? गलत हो जाएगा। तो पहला हो गया आपका गलत। दूसरे की बात करें, ये कह रहे हैं मुख्य रूप से इंडेंजर प्रजातियों के लिए इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास है। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने टारगेट कर दिया। एक वर्ड यहाँ पर है, देखो एक्सट्रीम वर्ड है, मुख्य रूप से। अगर आप मुख्यतः भी होता, मुख्य भी होता, सभी होता, केवल होता तो थोड़ा सा चुनौती हो जाती है। तो मैं कहता हूँ जब ऐसे वर्ड मिले आपको तो समझ लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग अपनी लगाइएगा, 90% वो क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन गलत है क्योंकि मुख्य रूप से इंडेंजर प्रजातियों के लिए नहीं था। इसमें इस बात को सुनिश्चित करना था कि प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाए रखना, जिसमें आप देखोगे इसमें बढ़ाया जा सके, उनकी बहाली की जा सकते। अमूर फाल्कन, जिसमें आप देखोगे लिस्ट कंसन है। वार हैंडेज जो गीज है, ये लिस्ट कंसन है। ये जैसी प्रजातियों को प्रासंगिक रूप से इंडेंजर नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंतर्गत रखा गया। तो न केवल इंडेंजर बल्कि वन रेनेबल और आप देखोगे लीस्ट कंसन को भी इसके अंतर्गत रखने का प्रयास किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा ऐसे सही है, तो दोनों इसमें क्या है आप देखोगे गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए बच्चे, मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा स्वास्थ्य ना सही होने के चलते इसके पार्ट आपको 4 मिलेंगे। हमेशा टेस्ट में 3 पार्ट में करता हूं, बट इसके मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। मैं 4 पार्ट लूँगा, ठीक है, नहीं तो मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। आइए, खनिज आप देखोगे खदान समृद्ध स्थल है, जैसे अभ्रक है, नेल्लोर है, बॉक्साइट कहाँ पर? कोरापुट, लोहा अयस्क में मयूरभंज। उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित हैं? 1, B 2, C सभी 3 और D कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, जैसे ये कह रहे हैं कि अभ्रक, अभ्रक की बात कर रहे हैं, तो ये कहा है आपसे कि नेल्लोर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो नेल्लोर में आपको ये खास तौर पर देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दोराग्रह नहीं है। और छोटे नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में ये आप देखोगे, बिहार झारखंड वाले क्षेत्रों में आपको, हजारीबाग राजस्थान, इन क्षेत्रों में भी, अजमेर के पास भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। नेल्लोर आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अभ्रक पेटी के रूप में महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। तो ये नेल्लोर जो पड़ता है कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका सही। दूसरे में कह रहे हैं बॉक्साइड, ये रोका पुट की बात की जा रही है। देखो बॉक्साइड क्या है? एक तरीके से अनेक अयस्कों एल्यूमिनियम में पाया जाता है, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम, इसको क्ले बोलते हैं, ठीक है, इसको खासतौर पर दिखाने के लिए उपयोग किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये राज्यों के अनुसार देखें तो अकेले ओडिशा यानी कोरापुट, ये जो कोरापुट है ये पड़ता है आपको कहाँ? ओडिशा, ठीक है, कोरापुट। लगभग कितना है इसको भी ध्यान में रखना है, लगभग 51%, 51% ही ओडिशा में आपको कोरापुट में मिलेगा। बॉक्साइट एक लोहा अयस्क है। वहीं आता है लोहा अयस्क मयूरभंज, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। मयूरभंज जिले आप देखोगे कि झुंझुनू जिले में आपको मिलेगा, ठीक है, ये अयस्क के रूप में है। और झारखंड के सिंहभूमि जिले में आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा। तो तीनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आपसे पूछा गया है कितने सही हैं, तो आप कहोगे इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, मतलब कि सभी इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। देखिए क्वेश्चन क्या है, गर्म एवं आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर ये पूछा है गर्म एवं आर्द्र भूमध्य की जल, देखो आपने हर एक स्टूडेंट्स ने, ये तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स ने अपने हाथ से पृथ्वी का ये गोल चक्कर बनाया होगा
और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में ये 0 डिग्री भी खींचा ही होगा। इन सब के अलावा आपने 30 डिग्री भी ऊपर बनाया होगा नॉर्थ में, ठीक है, और 30 डिग्री साउथ में, ये तो सब आपने क्या है बनाई होंगी। उन सब के अलावा यहाँ पर होता है 66.5 डिग्री, तो हम इसको मान रहे हैं कि 65 डिग्री, ये भी आपने पढ़ाई होगा। आप जितना चाहें ये नॉर्थ लगा लेंगे, इधर नॉर्थ कर देंगे ऊपर, और ये 90 डिग्री आपने कहा होगा, इधर भी आपने क्या किया होगा, ये 65 डिग्री जरूर आवश्यक रूप से पढ़ा होगा। ये साउथ का है, यहाँ पर आप देखोगे नॉर्थ इजिकल टू साउथ दोनों मिलेगा, और यहाँ पर साउथ है, ये 90 डिग्री आपको मिलेगा। ये सभी ने आपने अपने जीवन में बनाया होगा। अब यहाँ पर जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था जरा उसको देखना। ये कह रहे हैं आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु। अब देखो जो आर्द्र भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मैं इसका कर लेता हूँ कलर चेंज, ताकि आपको भूमध्य रेखा को बता सकूँ। देखिए बच्चे, ये आपकी भूमध्य रेखा है। यहाँ ये जो इक्वेटर लाइन जिसको हम कह रहे हैं 0 डिग्री, यही आपकी क्या है, भूमध्य रेखा है। अब इसकी आर्द्र आपको जलवायु तो ऑलरेडी पहले से पता होगी, इसमें कोई समझाने वाली दो राग्रह तो होनी भी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे स्पेशली लगता है। ठीक है, 1 सेकेंड और पहले इसका दूसरा देख लेते हैं। चलिए, जहाँ तक मुझे स्पेशली लगता है। अब जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा। पहले में कह रहे हैं इस क्षेत्र में इमारती लकड़ियों का वाणिज्यिक दहन कठिन होता है। जरा मुझे बताओ, जहाँ इस क्षेत्र में ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या इन क्षेत्रों में जो वाणिज्यिक लकड़ी होती है इनका जो दहन होता है कठिन होता है या नहीं? बिल्कुल, आप कहोगे जी हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है। यहाँ पर पहली बात क्या है, इस क्षेत्र में क्या है, इन क्षेत्र में आपका टेम्परेचर क्या है, हाई है, ठीक है, तो बरसात होगी, रेनफॉल होगा। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होंगे ना बच्चे, यहाँ पर पेड़ पौधे क्या होंगे, जैसे सदाबहार वनस्पति आपको मिलेगी। ये पेड़ पौधे ऐसे ही बना दो, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये पेड़ पौधे लो बन गया, इसमें से एक पत्ता निकाल दो ऐसे, ये लो बन गया पेड़। ठीक है, इसी में आप किसी का नाम लिखना चाहते हो, जो भी XYZ, तो X लिख दो इसमें, लो जी साहब, खुश हो गए, आपको पेड़ बना के दे दिया हमने 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, इक्वेटर वाले रीजन में मिलेंगे, क्योंकि लगातार कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो कठोर इनकी लकड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है, कठोर इनकी लकड़ी हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। मेरे मुँह से लकड़ी की जगह लड़की निकल गया, सॉरी स्टूडेंट्स, हो जाता है, कोई इसमें दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरे स्टेटमेंट कह रहे हैं यह क्षेत्र अत्यधिक लाभदायक पशुधन पालन के लिए जाना जाता है। देखो यहाँ पर अगर दूसरे स्टेटमेंट को देखें तो ये आपको सही नहीं है, क्योंकि देखो इस क्षेत्र में क्या है ना, जैसे इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में जो आर्द्र भूमि है, गर्म क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पे आपको लाभदायक नहीं मिलता है, क्योंकि ड्राई क्षेत्र है आपका यहाँ पर, और क्ले इस तरीके से फ्लाई आपको मिलती है। ठीक है, खुदरी समशीतोष्ण, अगर इन क्षेत्रों में मैदान तो बहुत है, लेकिन आप देखो कटिबंध क्षेत्रों में कहाँ ऐसी घासें कम होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रासलैंड आपको नहीं मिलता है। ठीक है, जो ग्रासलैंड होना चाहिए वो ग्रासलैंड की अनुपस्थिति होती है, तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, कैसी आपको सीरीज लग रही है, तो इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर आवश्यक रूप से दें। जो पूछा जा रहा है उसका भी आंसर दें। सतत विकास की अवधारणा पर विमर्श को प्रेरित करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक द पॉपुलेशन बम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अब जिस स्टूडेंट्स ने ये आंसर बता दिया राइट बिना गूगल किए, तो मेरी ओर से उसको एक चॉकलेट मुफ्त में मिलेगी। ठीक है, शाबाशी में आपको मिलेगी। देखो अगर आप देखोगे, ये कह रहे हैं कि पुस्तक द पॉपुलेशन बम है, इसमें है डेनिस मिडोज, बी में कह रहे हैं कि रचेल कॉर्नस, सी में कह रहे हैं विलियम्स बोक्ट, और डी में कह रहे हैं पॉल एलिच। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आपको देना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो थी द पॉपुलेशन जो बॉम्ब रखी गई थी, क्योंकि आज जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो एक बॉम्ब बनता चला जा रहा है। ये जो लिखी गई थी ये 1968 में, ठीक है, ये पुस्तक आई थी। देखो अब मेरा एड देखो कैसे हो गया, मिच रहा है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, अब आपको 8 क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये कब थी, 1968 में बनाई गई थी, और इन्होंने वहीं पर इस बात को रेखांकित किया कि एक बॉम्ब की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं और आज पृथ्वी बॉम्ब से कम है ही नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 37 था, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है, राइट देना है, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि नहीं पता हो, राइट्स नहीं दे पाओ, तो गूगल आप कर सकते हो। मेरे यहाँ पर आप देखोगे, मेरे केसेस में आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको यह करना है, कमेंट्स करना है। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो या बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो पता होगा तब तो ना, तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। गूगल भी आप करके कमेंट्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38, ये कह रहे हैं मानव वस्तुओं के संदर्भ में क्रॉस आकार के प्रतिरूप सामान्य पाए जाते हैं। मतलब कि कहाँ पर आपको इस तरीके से क्रॉस आकार मानव वस्ती देखने के लिए मिलेंगी। पहला है समुद्र तट के बहुत निकट तटीय क्षेत्रों में, दूसरे में कह रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, तीसरे में प्रमुख सड़कों के प्रतिच्छेदन बिंदु के आसपास, और डी में कह रहे हैं बिना किसी परिवहन अवसंरचना वाले दूरस्थ गांवों में क्या कह रहे हैं, मानव वस्तु में क्रॉस आकार, ठीक है, प्रतिरूप का जो क्षेत्र होता है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो मैंने बना दिया है, ये आप जिसने भी ये चीज़ समझ ली होगी ना, ये जो मैंने आपको मिटा दिया बना के, तो वो इसका राइट आंसर तो दे भी दिएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर आप क्रॉस आकार की वस्तु की प्रतिरूप की बात करते हैं, ऐसे जो मकान होते हैं, बस्तियां होती हैं, उनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर कब होगा, जब प्रमुख सड़कों को एक प्रतिच्छेद बिंदु के आसपास के धुरे से आपने गुजारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तभी ये बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए जान लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आई होप क्वेश्चन तो आपको विजुअल हो ही रहा है और मेरी वॉइस भी आपको ऑडिबल हो ही रही है। बीच बीच में कमेंट्स भी करते रहिएगा बच्चे, देखिए क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। आइए, थोड़ा मजाक कर रहा था। दो स्टेटमेंट है। पहला, 10 लाख की जनसंख्या तक पहुँचने वाला पहला आधुनिक शहर लंदन है। अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने लास्ट जो क्लासेस हुई है उसमें भी मैंने आपसे बताया है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन किसमें 10 लाख तक पहुंचा है कि नहीं लंदन, बताइएगा वीडियो में, बताइएगा, बता के चलिएगा ना आंसर, जब ही तो मजा आएगा। दूसरे में कह रहे हैं वर्तमान में विश्व स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 100 से अधिक है। मतलब कि क्या इतनी हो चुकी है, वो 100 से अधिक है। आइए एक एक करके बात करेंगे। देखो मैंने आपको, जिस स्टूडेंट्स को पता होगा, मैंने आपको बताया कि जो लंदन है उसकी अगर आप पॉपुलेशन की बात कर लूँ तो 10 लाख के आसपास वो पहुंच चुकी है। ये इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। 175 नगर हैं और 10 लाख से अधिक जनसंख्या वहाँ पर है, मैंने आपको ये बताया है। दूसरे स्टेटमेंट की बात कर ले तो दूसरे स्टेटमेंट आप देखोगे वर्तमान में विश्व पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कुल संख्या 100 से अधिक है। मैंने बताया कितने शहर हो चुके हैं, बताइएगा 175 हो चुके हैं, 175, मतलब कि डबल होने वाला है। तो दोनों बातें आप देखोगे सही है, उसमें से भारत के भी कई आप देखोगे शहर शामिल हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है आइए देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में, गुल, खादीन और जोहड़ में क्या समानता है। अब देखो 3 शब्द दे दिए, गुल, खादीन और जोहड़ में क्या समानता है। समानता आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन नंबर ए, जल संचय की परंपरागत प्रणाली है। बी में कह रहे हैं जनजातीय समुदाय के बुआई उत्सव है। और सी में कह रहे हैं चिकित्सा पारंपरिक प्रणाली, ठीक है। और कर्तन दहन फसल पद्धति डी। ये क्वेश्चन करंट में रहा है, मेरे को किससे करंट से ये एकदम याद आ गया, क्योंकि ये करंट में रहा था। गुल और कुल की कुछ चीज़ें ऐसी चर्चाओं में थी, तो मैंने गुल इस तरीके से याद कर लिया। क्योंकि गुल जो है ये आप देखोगे हिमालय क्षेत्रों में खासतौर पर आपको मिलेगा। कहाँ पर, जो हिल क्षेत्र है हिमालय वाले रीजन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर है नो। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। वहीं विशेष तौर पर जैसे राजस्थान में पेय जल को एकत्रित करने के लिए कई ऐसे छत वर्षा वाले जल को एकत्रित करने का तरीके बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ को मैदान में कई ऐसे खेती सिंचाई के लिए बाढ़ वाहिकाओं को शुष्क ऐसे अर्ध शुष्क बनाया जाए। तो इसको थोड़ा सा आपको, खदीन की बात कर ले तो जैसलमेर राजस्थान के, ये जो खदीन है ना आपका, ये जो खदीन एक बड़ा खदीन, ये कहाँ पर है, आरजे बोलते हैं इसको, आरजे राजस्थान के जैसलमेर, जैसलमेर में आपको मिलेगा, जिसको खदीन बोलते हैं। ये जो जोहड़ वाला रीजन है इसको भी देखें तो ये भी आपका इसी से जुड़ा हुआ क्षेत्रों में आता है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, आप देखोगे ये जल संचय की परंपरागत प्रणाली के रूप में आते हैं।
मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 सेकेंड, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके 2 पार्ट्स और होंगे, 4 पार्ट्स मैंने बोल दिए हैं। ठीक है, आपसे इसकी चर्चा के बिंदु होंगे, तो अभी 2 पार्ट और बाकी हैं। तब तक के लिए आइए इसका आंसर दीजिएगा। लोकप्रिय मोटे अनाज ज्वार के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसको मिलेट्स भी कहते हैं। और 2023 को विश्व मिलेट्स दिवस के रूप में मनाया गया। भारत ने 2018-19 में ही आप देखोगे नेशनल मिलेट्स की संरचना को आगे बढ़ाकर रखा गया था। तो उसी से क्वेश्चन पूछा गया है और मिलेट से क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके जो बिहेवियर है इन फसलों का, उस पर क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो पहला है, देश में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ये थोड़ा सा फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसे दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में रबी और खरीफ दोनों फसलों में बोया जा सकता है। किसके बारे में कह रहे हैं, मोटे अनाज ज्वार के बारे में पूछ के रहा आपसे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष नहीं है, केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्या करना है बच्चे, मेरी बात से आप एग्री कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 है, ठीक है 41 है, इसका राइट आंसर आपको 41 का क्या करना है, 41 का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज की क्लासेस में प्यारे बच्चे मेरा हेल्थ सही ना होने के कारण मैं क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, अन्यथा मैं क्लास को और बड़ी करता। ठीक है, लेकिन अभी 2 पार्ट्स इसके होंगे, ये पार्ट नंबर 2 है। चलिए पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए और भी आपके पास में, ठीक है, टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं। और जिस स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम से जाकर के टेस्ट नहीं डाउनलोड करे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, विजिट कीजिएगा और वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज के नाम से आईडी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और सेम यही डीपी लग रही है। आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सागर चिकारा के नाम से आईडी है, सेम डीपी ये लग रही है। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ज्योग्राफी का रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में या अन्य किसी टॉपिक पर, अन्य किसी क्लासेस में, नई शुरुआत के साथ, नए मुकाम के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।